खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। जानलेवा बनी हीट वेव के बीच भर्ती हुए 6 लोगों में से एक ने तोड़ा दम। जिला अस्पताल के लूताब घाट वार्ड में जारी है इलाज। जिला अस्पताल में बार बार बिजली गुल होने से मरीज और परिजन हुए बेहाल। इमरजेंसी सेवाओं के बावजूद बने हालात। IG ने मतगणना तैयारियों सहित अन्य मुद्दों को लेकर किया दौरा। वहीं क्राइम मीटिंग में साइबर क्राइम पर सख्त अंकुश की दी हिदायत। और चुनाव परिणाम की तारीख निकट आने के साथ कयासों ने फिर पकड़ा जोर। जीत हार के दावे कर समर्थक गिना रहे हैं कारण। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। नौतपा के इन दिनों में हीट वेव और भीषण गर्मी ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। वहीं गर्मी की वजह से एक व्यक्ति की जान चली गई और जिला अस्पताल में 6 लोगों का उपचार जारी है। भीषण लू और तेज धूप जानलेवा बनी हुई है। सामान्य चिकित्सालय के हीट स्ट्रोक वार्ड में 6 लोगों को उपचार के लिए भर्ती करवाया गया, जिनमें से एक अज्ञात व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। अलवर के तांगा स्टैंड पर एक अज्ञात व्यक्ति तेज गर्मी और नौतपा के चलते बेहोशी की हालत में गिरा हुआ था। उसे राहगीरों द्वारा जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया, लेकिन यहां उसने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। मृतक की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। उधर हीट वेव से पीड़ित कई अन्य लोगों का उपचार जारी है। इनमें नारायणपुर क्षेत्र के निवासी नंदाराम शर्मा शामिल हैं। वे दोपहर में शेविंग करवाकर घर वापस लौटे तो कुछ समय बाद डायरिया और तेज बुखार के शिकार हो गए। नारायणपुर CHC से ग्रामीण को जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। नंदाराम शर्मा नारायणपुर से, उनकी क्या था कि गर्मी की वजह से तबीयत 2-3 दिन से थी, पर अचानक 2 बजे के बाद हो गई। पहले बिल्कुल ठीक थी, 95 ईयर्स के हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं थी। बस बाहर आने जाने में ही थोड़ी गर्मी की वजह से। क्या गए थे आज बाहर? तो ऐसे ही थोड़ा घूमने के लिए, वैसे ही शेविंग वगैरह करवाने के लिए। शेविंग करवा के वापस लौटे, उसके तुरंत बाद हाँ ऐसे। उधर नयाबाद क्षेत्र के 55 वर्षीय शैलेंद्र सिंह राजपूत सुबह अपने काम पर गए थे। दोपहर को वापस लौटने पर तेज चक्कर सहित अन्य लक्षणों से पीड़ित होने पर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं शिवलालपुरा निवासी 55 वर्षीय प्रभुदयाल का भी हीट स्ट्रोक वार्ड में उपचार जारी है। साथ ही मदनपुरी के सैनी मोहल्ला निवासी 81 वर्षीय छुट्टन लाल को चक्कर और डायरिया के बाद गंभीर हालत में भर्ती करवाया गया है। साथ ही पटेल नगर निवासी कामगार 39 वर्षीय अशोक को तेज बुखार, उल्टी और चक्कर की शिकायत होने पर दाखिल करवाया गया है। कुल मिलाकर इस भीषण गर्मी में बच्चों और वृद्धों सहित सभी लोगों को बेहद सतर्क रहने की जरूरत बनी हुई है। विशेषज्ञ भी दोपहर में बाहर नहीं निकलने पर और खूब पानी पीने जैसी सलाह दे रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को इमरजेंसी सर्विस में गिना जाता है। इसके बावजूद अलवर के जिला अस्पताल में भीषण गर्मी के मध्य बिजली गुल हो जाती है। ऐसे में मरीज और उनके परिजन परेशान हैं। गुरुवार को पहले 15 मिनट के लिए लाइट गई, इसके 2 मिनट बाद फिर 10 मिनट के लिए लाइट चली गई। वहीं बाद में भी बिजली आने जाने का सिलसिला लगातार जारी रहा। ऐसे में मरीज और उनके परिजनों के पसीने छूट गए। वे अखबार या किसी कागज से हवा करते दिखाई दिए। और वहीं भीषण गर्मी के दौर में तापमान बेहद अधिक है और ऐसे में भी यातायात कर्मी चौराहों पर अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। उन्हें हीट वेव के प्रभाव से बचाने के लिए सीवा मसाला उद्योग की ओर से शशांक झालानी ने ठंडा जलजीरा पिलाया। इस दौरान शहर के विभिन्न पॉइंट्स पर खड़े ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को जलजीरे का वितरण किया गया। उधर थाना प्रभारी हरिओम मीना ने सीवा मसाला उद्योग की इस पहल के लिए आभार प्रकट किया है। आज जो भामाशाह हैं सीवा मसाला के शशांक झालानी जी, उन्होंने हमारे ट्रैफिक जितने भी बूथ हैं वहाँ पर जलजीरा पिलाया है, जिससे कि इतनी गर्मी में धूप में एक सराहनीय प्रयास है इनकी तरफ से। हमारी पूरी पुलिस टीम, यातायात पुलिस की तरफ से शशांक झालानी जी का बहुत बहुत धन्यवाद है और आगे भी इस प्रकार की सेवाएँ वो पूर्व में भी करते रहें, आगे भी करते रहें। IG अनिल कुमार गुरुवार को अलवर पहुंचे। उन्होंने पुलिस अन्वेषण भवन में क्राइम मीटिंग ली। इस दौरान अलवर SP आनंद शर्मा, बहरोड कोटपुतली SP
मनीष खेतान और तिजारत खैरतल एसपी ज्येष्ठा मैत्रेयी भी मौजूद रहे। पत्रकारों से बातचीत में आईजी ने कहा कि जिले में सबसे बड़ी चुनौती साइबर क्राइम है। इस पर अंकुश के लिए रणनीति बनाई जा रही है। वहीं रेंज आईजी टोंक ने बताया कि 4 जून को होने वाली मतगणना भी पुलिस के लिए महत्वपूर्ण है। मतगणना स्थल कला कॉलेज पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। आईजी ने दलों से आग्रह किया कि हीट वेव को देखते हुए मतगणना स्थल पर भीड़ एकत्रित ना करें और क्षेत्रीय जो जन समस्या हैं उनका उनको एड्रेस करने के लिए आज हमने मीटिंग आयोजित की है। सभी एसपी साहबान के इस क्षेत्र के मस्जिद जो अलवर के भी एसपी साहब यहाँ पर हैं, साथ के साथ अपने कोटपुतली और अपना खैरतल के भी एसपी साहबान से आज इस मुद्दे में चर्चा करेंगे। हमारे पास जो चुनौती के रूप में जो यहाँ वर्तमान में हमें जिस पर पुलिस को ध्यान केंद्रित करना है वो विशेषतः यहाँ साइबर क्राइम है, वो बड़ा महत्वपूर्ण है और उनको कैसे हम इनको डील करना है, हमने इनको इसके लिए एक स्ट्रेटजी बनाई है और स्ट्रेटजी बना करके हम स्टेप बाय स्टेप उनको हम उस पर कार्रवाई करेंगे। और जहाँ तक अभी आने वाले 4 जून को अभी काउंटिंग होने जानी है, वो भी हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। उसकी सुरक्षा व्यवस्था काउंटिंग सेंटर्स पर कैसे होगी और किस 3 लेयर में हमने भी इसका प्लान किया हुआ है। बहुत आउटर कॉर्डन में भी रहेगा, नाकाबंदी भी बनाई जाएगी और सभी हमारे जो पार्टियाँ हैं उनसे हमारा आग्रह ये रहेगा कि उस दिन हमारे कैंडिडेट्स के अलावा ज़्यादा लोग वहाँ पर आए नहीं। अभी हीट वेव का भी समय चल रहा है, तो ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि वहाँ पर कम से कम लोग आए जो मतगणना के स्थल पर अपने यहाँ जो कानून व्यवस्था के दृष्टिकोण से एक शांतिपूर्ण माहौल बना रहे, ये हमारी प्रमुख प्राथमिकता रहेगी। मैं आपको ये यहाँ उल्लेख करना चाहूँगा कि ये भरतपुर रेंज में नहीं, हमारे इस क्षेत्र की समस्या है ये और आसपास से जुड़े हुए जितने क्षेत्रों को हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है और आइडेंटिफाई करने के बाद अब तक आपको मैं बताऊं तो करीब हमने 2 करोड़ जो हमारे साइबर की ठगी हुई है उनकी रिकवरी हमारे साइबर टीम से यहाँ अलवर पुलिस ने और हमारे अच्छी क्षेत्र की पुलिस ने की है। ये हमारे बड़ी उल्लेखनीय सफलता भी है। और जहाँ अभी जिस प्रकार का अभी साइबर क्राइम अभी ले रहे हैं उनके मॉडस ऑपरेंडी डिफरेंट तरीके की है यहाँ पर, तो उस डिफरेंट मॉडस ऑपरेंडी के अनुसार हमने अपनी स्ट्रेटजी बनाई, उनको टारगेट किया हुआ है और हम टेक्निकली सपोर्ट के साथ उनको मॉनिटर भी कर रहे हैं। और अभी पिछले गत रात को भी खैरतल जिला पुलिस अधीक्षक ने 2 रेड डाली जिस पर करीब 15 लोगों को पकड़ा है और मोबाइल पार्टी जिसमें मोबाइल फ़ोन्स को भी हमने सीज किया है और साथ के साथ इनके जो अपने व्हीकल्स जो साथ में यूज़ करते हैं उनको भी पुलिस ने जब्त किया है। तो हमारी जो कार्रवाई है अभी निरंतर चल रही है और हमारा मुख्य लक्ष्य ये है कि हम टारगेट करके ऐसे लोग चिन्हित जो मैंने किए हुए हैं उन पर प्रभावी ढंग से कार्रवाई हो। हम ये चाहते हैं कि सही दिशा में सही निर्णय के साथ सही कार्रवाई हो तो जनमानस में भी उसके प्रति जो एक विश्वास है वो बना रहे। लोकसभा चुनाव का परिणाम 4 जून को आएगा। यह तारीख समीप आने के साथ ही अलवर के आमजन फिर से जीत हार के अनुमान लगाने लगे हैं। कोई भाजपा तो कोई कांग्रेस की जीत के दावे कर रहा है। समाज सेवी प्रेमचंद जैन के अनुसार इस बार निश्चित रूप से सत्ता परिवर्तन होगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किए हैं। इनमें युवाओं को रोजगार, पेट्रोल डीजल सस्ता करने और महंगाई कम करने जैसे वादे शामिल हैं। साथ ही पानी की समस्या से आम जन परेशान है। लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, जल्दी ही परिणाम आने वाले हैं। अब की बार जहां तक मेरा मानना है कि अब तक सत्ता परिवर्तन होके रहेगा। आप कारण जानना चाहते हैं तो मैं बताना चाहता हूं आपको कि 2014 में मोदी जी ने नारा दिया था कि अब की बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। इस नारे पर आम जन ने, भारत देश के आम जन ने विश्वास करते हुए तो सत्ता परिवर्तन किया और भारी बहुमत से भाजपा सरकार को लोकसभा में बैठाया। लेकिन 14 से 19 तक न तो महंगाई कम हो पाई, न ही बेरोजगारों को, युवाओं को नौकरी मिल पाई। उसके बाद 2019 में चुनाव हुए। चुनाव के दौरान ही
एक बहुत बड़ा हादसा पुलवामा में हुआ, जिसकी आपको सभी को जानकारी होगी। और भाजपा सरकार ने उस मुद्दे को भी क्रैश करते हुए और बेरोजगारी, महंगाई, गरीबों को पक्के मकान, बड़ी बड़ी रेलगाड़ियां, तूफान मेल चलाने जैसी बात की और देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने की बात की। लेकिन 1924 आते आते इन 5 वर्षों में भी इस भाजपा सरकार के ये नारे होते ही महसूस हुए। आप देख लीजिए, न तो महंगाई कम है, न पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए हैं, न गैस के दाम कम हुए हैं, न बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिल रही है, और न ही जो व्यवस्था बुजुर्गों के लिए 60 साल से ऊपर के लिए पैसेंजर ट्रेन चलाई जाती थी, उनमें उनको रियायत मिलती थी। एक्सप्रेस ट्रेनों में उनको 50% की रियायत मिलती थी। ऐसी कोई भी रियायत इस मोदी सरकार ने बंद कर दी और बुजुर्गों को सबको जेब खाली करने के लिए मजबूर कर दिया। जहां तक बात राम दरबार की है, राम मंदिर की है, तो राम मंदिर हमारी आस्था का केंद्र है। भगवान राम हमारी आस्था है। लेकिन राम मंदिर बनने से क्या महंगाई कम हो गई? क्या बेरोजगारों को रोजगार मिल गया? क्या बुजुर्गों को उनकी सुविधा मिल गई? राजस्थान में गहलोत सरकार द्वारा 25 लाख की जो सुविधा, चिकित्सा सुविधा दी जा रही थी स्वास्थ्य बीमा योजना में, उसको घटाकर 5 लाख कर दिया। गैस के दाम कम नहीं हुए। 15 लाख हरेक के खाते में आने की बात थी, वो नहीं आए। 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष युवाओं को देने की बात थी, वो नहीं हुआ। बड़ी बड़ी बातें करने से गरीब तबका, SC ST OBC, अल्पसंख्यक, मध्यम वर्गीय, ये सब कुचले जा रहे हैं। और विश्वास करके इन्होंने 2014 में और 2019 में इनको वोट देके सत्ता में लाए। लेकिन अब की बार, जहां तक मैं समझता हूं कि मैं गांव-गांव गया हूं, मैं शहरों में भी घूमा हूं, बूथों पे भी गया था, आम जन से बात भी की थी, उसके मुताबिक मैं आपको अपना निर्णय बताना चाहता हूं। वैसे तो मैं नहीं कहता कुछ भी, लेकिन अब की बार निश्चित तौर पे सत्ता परिवर्तन होगा, ये मेरा मानना है। उधर एडवोकेट नवनीत तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों की बदौलत भाजपा अलवर सीट जीतने सहित देश में सरकार बनाएगी। उन्होंने राम मंदिर निर्माण, धारा 370 हटाने और आतंकी हमलों पर रोक जैसी उपलब्धियों का जिक्र भी किया। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री देश को आगे बढ़ाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव का परिणाम 4 जून को पूरे देश में ही आने वाला है और बड़ा स्पष्ट बहुमत जो पहले रहा है वो ही भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट रूप से मिलेगा। मिलने का कारण भी सर्वविदित है और मिलना भी चाहिए। ये स्पष्ट रूप से बिल्कुल क्लियर है कि जो हिंदुस्तान होके, भारत में हिंदू राष्ट्र होके भी आज तक भगवान राम 500 साल तक ही अपना घर ही नहीं ले पाए, उसको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और हमारे यशस्वी नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उसको राम मंदिर के जो स्वप्न एक हिंदू के मन में था उसको पूर्ण किया। आज सभी भगवान राम के दर्शन उनके वास्तविक स्थल पे कर पाते हैं। अयोध्या को टूरिज्म के रूप में भी इतना बड़ा डेवलपमेंट दिया और सब हर देश की तरक्की उसकी सुरक्षा पे निर्भर करती है। पहले हर व्यक्ति को बम विस्फोट का कहीं भी आने जाने में सुरक्षा ही नहीं थी, तो हर कोई धमकी देके आतंकवादी गतिविधियों को लेके, जब सुरक्षा ही नहीं होती तो विकास
बिल्कुल निचले स्तर पर चला जाता है। आपने देखा होगा पिछले कार्यकालों में जब भी भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 वर्ष टर्नओवर से आ रही है, कहीं भी कोई इस प्रकार की घटना, बम विस्फोट की, आतंकवादी गतिविधि, असुरक्षा नहीं हुई कहीं कोई। अब ये जो आती थी सेट लाइन, जो कांग्रेस के काल में पहले आती थी, कोई अनजान वस्तु दिखे उसको ना छुए, कहीं कोई वो तो सूचना दे, वो बम हो सकती है, ऐसी आपने कहीं नहीं सुना होगा पिछले 10 वर्षों में। वो क्यों नहीं सुना? क्योंकि प्रभावशाली नेतृत्व है, मजबूत है, आतंकवादियों के सामने समर्पित नेतृत्व नहीं है। जो आतंकवादियों के मरने पे आंसू बहाया करते थे, वो नेतृत्व आज नहीं है। आज जो विश्व के पटल पे जो विश्व गुरु बनने की भारत की छवि थी, वो आज पुनः डेवलप हुई है। आज विश्व गुरु बनने की कतार पे दोबारा हमारा देश पहुंच चुका है। इन सब कारणों से स्पष्ट रूप से हर व्यक्ति के मन में इसी भारतीय जनता पार्टी, इसी नेतृत्व भाई नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को ही दोबारा चुनने का विकल्प है, क्योंकि उनके कारण ही आज देश पुनः उस स्थान पर पहुंचेगा जहां पूर्व में था। और आक्रांताओं द्वारा, ऐसी सरकारों द्वारा निचले स्तर पे लाया गया, विश्व के पटल पे भी हानि हुई। पाकिस्तान बड़े बड़े बोल बोलता था, सीमा में घुसियाता था, अब पाकिस्तान भीगी बिल्ली बना बैठा है। तो इन सब दृष्टियों से विकास के नए नए आयाम स्थापित हुए हैं। बड़े बड़े प्रोजेक्ट, काशी प्रोजेक्ट, अयोध्या प्रोजेक्ट, सारे फ्लाईओवर्स, रोड, रेलवे, वंदे भारत, मतलब इतने हैं कि मैं गिनाऊं तो आज बहुत समय हो जाएगा। तो इसमें स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड बहुमत आएगा और विकास के नए आयाम हमारा देश विश्व गुरु के स्तर पर पहुंचे। 400 पार की बात कर रहे हैं इसको लेकर, निश्चित रूप से 400 से ज्यादा ही सीटें आएंगी, 400 पार निश्चित रूप से आएगी। अलवर में जो प्रभावशाली नेतृत्व जो नरेंद्र मोदी भाई टीम का हिस्सा है, भूपेंद्र जी को भेजा गया है, और इन्हीं आशाओं के साथ जब एक बड़ा नेता जो राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र निर्माण की नीति में साथ रहता है, उनको जब इस क्षेत्र में भेजा गया है, तो निश्चित रूप से अलवर में इस जोरदार विकास की गंगा बहेगी। बहरहाल चुनाव परिणाम आने तक इस तरह की प्रतिक्रियाओं का दौर जारी रहेगा। और वहीं भाजपा नेता 400 पार का आंकड़ा लगातार दोहरा रहे हैं। जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा के अनुसार अलवर में भी भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह यादव करीब 1.5 लाख मतों से जीतेंगे। साथ ही केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है। वर्मा ने कहा कि भूपेंद्र सिंह यादव चुनाव जीतकर ऐतिहासिक विकास करेंगे। इनमें पानी की व्यवस्था, रेल एवं औद्योगिक क्षेत्र का विकास और अलवर को एनसीआर से बाहर करने आदि के कार्य शामिल हैं। वहीं पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना से अलवर को जल्द पानी उपलब्ध कराने का प्रयास रहेगा। लगाया था वो सफल होगा और विश्व में सबसे बड़ी शक्ति जो है भारत बनकर निकलना, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। सर, अलवर में भी आपको लग रहा है कि भूपेंद्र सिंह यादव चुनाव जीतने में सफल हो पाएंगे? भूपेंद्र सिंह यादव यहाँ 1.5 से 2 लाख वोट जीत रहा है। कौन कह रहा है? और अच्छे मतों से जीत के और भारत की सरकार में शामिल होंगे और अलवर का 24 गुना विकास करेंगे, ऐसा भूपेंद्र यादव। अलवर को एनसीआर से बाहर निकालने के लिए काफ़ी प्रयास हुए हैं। अब लगता है कि भूपेंद्र सिंह यादव जी अलवर को एनसीआर से बाहर कराने में सफल हो पाएंगे? देखिए, मैं तो एक बात कहूँगा आपको पत्रकार महोदय, अगर भूपेंद्र यादव आप लोग सब जिता रहे हैं और ये मंत्री बनेगा, ये तय मानिए पिछले 20 सालों से जो काम नहीं हुआ ना, अब जो काम होंगे, भूपेंद्र यादव बहुत मन का और कार्यकर्ता है, एक कार्यकर्ताओं को जानता है, भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने वाला है। और अलवर के विकास की योजना जो उसके अंदर है ना, जो मैं कई बार बात करी बैठा हूँ, वो चाहता है कि तीसरा चुनाव हो जाने दो, फिर देखना अलवर की दशा। दिल्ली और अलवर में दूर नहीं रहेगा, वो विकास की ओर बहुत आगे ले जाएगा। अलवर में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, महंगाई की भी समस्या है, प्रदूषण की भी समस्या है, औद्योगिक विकास है जो अलवर का पिछड़ा हुआ है, भिवाड़ी बहरोड में ठीक है, काम बहुत है। सबसे बड़ा काम तो आरसीपी का पानी लाना है। तमाम विकास कार्य रुके हुए हैं। अब लगता है कि सभी कार्य पूरे होंगे। देखिए, चुनाव आचार संहिता के बाद स्वाभाविक कार्यक्रम कई कार्य रुक जाते हैं, लेकिन भजनलाल सरकार जी ने, हमारे मुख्यमंत्री साहब ने ये कहा था कि चुनाव का आचार संहिता को मत देखो, जो आवश्यक कार्य वो तो करना ही पड़ेगा, कर भी रहे हैं हम। आपने देखा प्रमुख सचिव जो आ रहे हैं, हर जिले में लगा दिए, एक IAS और लगा दिया, एक प्रमुख सचिव लगाया, वो घूम रहा है पूरे अलवर में। कल भी 2-3 जगह गया था। पानी की समस्याओं के लिए भी उन्होंने नए कार्यक्रम दिए हैं कि किस तरह पानी की समस्या खत्म हो। और रही बात केंद्र की,
कि आप जो ERCP की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ जब राजस्थान सरकार बनी उससे भी समझौता हो गया था। और पानी के लिए आप 4 तारीख के बाद जैसे भारत में सरकार बनती, देखना नया डेवलपमेंट होगा भारत का, और नई दिशा की ओर जो विकसित भारत की हम बात कर रहे थे वो बहुत अधिक संख्या में। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने पार्टी छोड़ने वालों को लेकर दिए गए पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बयान को सही ठहराया है। गहलोत ने कहा था कि पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बहुत से नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। ऐसे नेताओं ने कांग्रेस पार्टी को धोखा दिया है और गद्दारी की है। इस बयान पर योगेश मिश्रा ने कहा कि कई नेताओं ने 5 साल तक सत्ता और संगठन में पद और जिम्मेदारी ली, लेकिन चुनाव के दौरान वे भाग गए। भविष्य में ऐसे नेताओं को पार्टी में वापस नहीं लेना चाहिए। हमारे यहाँ से गए अलवर जिले से 2-3 लोग, आप देख लो उनकी हालत क्या है। किसी की कड़ी बिगड़ रही है, कोई फ्रंट लाइन का आदमी तीसरी लाइन में बैठा है। पहले अगर सार्वजनिक कार्यक्रमों में फ्रंट लाइन पर कुर्सी 2 मिनट लेट हो जाए मिलने में तो लोग हल्ला मचाते थे, अब चौथी लाइन में बैठे रहते पीछे। तो वास्तव में बीजेपी में उन लोगों को अवसर का लाभ उठाने के लिए उन्होंने लिया, लेकिन ना तो बीजेपी अवसर का लाभ उठा पाई, ना उनके जाने से वहाँ कोई फायदा हुआ, और कांग्रेस में धीरे धीरे स्कूटनी हो गई। अब वही लोग बचे जो वास्तव में कांग्रेस के प्रति। ये तो जो व्यक्ति जिस पार्टी में रहता है उसको खुद अपने जमीर को टटोलना चाहिए और खुद ईमानदारी से, जहाँ रहे वहाँ ईमानदारी से वफादारी से रहना चाहिए। अब सवाल ये पता था, अगर ये लोग जो बीजेपी में गए वापस कांग्रेस में आना चाहिए, उनको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, आपकी क्या राय? भाई मेरे ख्याल में तो ऐसे लोगों को दोबारा जगह नहीं देनी चाहिए। अब पार्टी आला कमान से मांग करेंगे इनको दोबारा वापस नहीं लिया जाए। अब पार्टी आला कमान तो देखो वो लोग तो निर्णय तो वो लोग करते हैं, बाकी मेरा व्यक्तिगत मैं बता रहा हूँ, मैं अगर इस हैसियत में हूँ तो मैं तो वापस नहीं। और वहीं लोकसभा चुनाव के तहत जहां आखिरी चरण का मतदान 1 जून को है, वहीं बहुत से लोग मानते हैं कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। इसी से जुड़ा एक भजन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक मंदिर में एकत्र महिलाओं द्वारा मोदी पर भजन प्रस्तुत कर उनकी सरकार बनने की प्रार्थना की गई। आइए आपको सुनवाते हैं भजन। अलवर में बाला किला के नीचे सागर तालाब के पास की बस्तियों में आए दिन लेपर्ड नजर आ रहा है। यह लेपर्ड कुछ मकानों की छतों पर भी घूमता रहता है और लोग दहशत में हैं। गौरतलब है कि 29 मई की मध्यरात्रि भी मनसा माता मंदिर के पास के मकान की छत पर लेपर्ड पहुंच गया था। उसने एक श्वान को भी पकड़ा, हालांकि छत से कूदते वक्त शिकार उसके मुंह से छूट गया। कॉलोनी के लोगों ने सुबह जब घायल हालत में श्वान को देखा तो सीसीटीवी फुटेज खंगाले। इसके बाद घरों की छत पर लेपर्ड घूमता नजर आया। मनसा देवी मंदिर के बगल में इंदर सिंह नरूका का मकान है। यहाँ पहाड़ से लगते हुए कई मकान हैं। लेपर्ड पहाड़ से दीवार कूदकर आया और पहले इंदर सिंह के मकान पर पहुंचा। इसके बाद दुर्गा देवी के मकान की छत पर उसने श्वान को दबोच लिया, लेकिन छत कूदते समय श्वान नीचे गिर गया। दूसरी जगह भी यही स्थिति रही। इंदर सिंह ने बताया कि सुबह दोनों श्वान घायल मिले और उनकी गर्दन पर घाव मिले हैं। अब डर के कारण लोग रात को घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। ये रात को 12:35 से 12:39 तक यहाँ रहा है। सामने पहाड़ घर के सामने दीवार है, उस पर से पहाड़ी के साथ लगती हुई उस पर से कूद के वो अंदर आया। अंदर आके बाहर उस पर ओपन हमारा वो चबूतरा बना हुआ है, उस पर से होकर के फिर दूसरे घर पे गया। वहाँ पर डॉगी ऊपर छत पे था। उस डॉगी को उसने गले से पकड़ा। पकड़ने के बाद वो वहाँ से उसको लेके जब कूदा तो डॉगी उससे छूट गया और वो पीछे कूद करके उधर भाग गया बैक साइड में। हाँ, सुनने में आया है आगे भी फिर उसने किसी की छत पे चढ़ा है, क्योंकि सारे मकान यहाँ पहाड़ी के साथ बने हुए हैं। तो जैसे ही उस पर चढ़ा वहाँ पर भी एक कुत्ता बैठा हुआ था छत पे, उसको भी पकड़ा। फिर उसको जब कूदने लगा तो उससे भी छूट गया वो भी। दोनों डॉगी बच गए
बाकी घायल तो हो ही गए दोनों। वो जब कुत्ता चिल्लाया ना तब एकदम फिर देखा खिड़की खोल करके, तो पीछे छत पे से उसको पकड़ रहा था वो। हाँ, करीब करीब ये रोजाना ऐसा ही आता है। हाँ, बिल्कुल गर्मी का कारण है, बीच में पानी वगैरह की व्यवस्था नहीं है जंगल में, तो पानी की तलाश में घूमता ही है इधर। अलवर शहर में पानी की समस्या को लेकर आए दिन लोग सड़क जाम और घेराव करते नजर आते हैं। उधर पंचवटी से सटे खोरा मोहल्ले में महिलाओं ने टैंकर को घेर लिया। साथ ही आरोप लगाया कि पार्षद प्रतिनिधि सरकारी टैंकर का पानी अपने परिचितों के यहां भरवा रहे हैं। यह भी आरोप सामने आए कि कुछ घरों से टैंकर के लिए राशि भी ली गई। मौके पर महिलाओं ने करीब 1 घंटे तक सरकारी टैंकर को रोक कर रखा। समस्या यह है कि हमारा 2 महीने से ज्यादा हो गए, पानी को एक बूंद नहीं आ रहा। रात में चलाता है, बंद करा देता है, और हमारे लिए कहता है कि इनके पानी बहुत आता है। तो बैठ के देखो, घंटा 2 घंटा कितना पानी आता है। वो गिराव इसीलिए करा है कि औरन के लिए, खुद के घर में तो गिरा देता, और हमारे लिए हम फोन करते नुका नहीं, आज नहीं आ गई, सप्लाई आ गई। सप्लाई में कितना पानी आएगा? भाई इसलिए रोक रखा है कि सरकारी टैंकर आया है तो सबके घरों में डलना चाहिए। 3 ही घरों में क्यों डला है वो? टैंकर पूरा 3 घरों में डला। हाँ, सिर्फ 3 घरों में ये टैंकर डला है। अभी एक तो सामने वाले को डला है और एक और डला है 2 घरों में, मतलब 3 घरों में ये टैंकर डला है। अगर सरकारी टैंकर है सबके घर में 2-2 ड्राम भर के जाए भाई। क्या लगता है पार्षद को? उसके मामा कहती है और पार्षद। तो रिश्तेदारों में पानी जा रहा है, आपके पानी नहीं आ रहा? नहीं आ रहा हमारे तो बिल्कुल भी। कब से पानी नहीं आ रहा? हमारे तो 2 महीना होगा पानी आए हुए। ऐसे काम चलाते हैं बिना पानी? हम तो सिर पे रख के लाते हैं या टैंकर लाते हैं। अभी टैंकर मंगाया है हमने तो अभी। अब ये पानी का टैंकर नहीं डलेगा तो क्या करोगे आप? क्या करेंगे? पिसाया ही मरेंगे और क्या करेंगे। पार्षद का तो कहना यही है कि भाई जिनके घर में भैंस ढोर है वो तो पिसाया मरो और उनके पानी आ जाएगा। भाई हमने इसलिए करवाया, मैंने अभी 500 रुपए का टैंकर गिरवाया। सरकारी टैंकर आया, अपने अपने मिलने वाले के घरों में जाके खाली हो रहा है टैंकर, और लोग प्यासे मर रहे हैं यहाँ मोहल्ले में। सब 500 रुपए गिर के डलवा रहे टैंकर। कौन खाली करवा रहा है मिलने वालों को? ये सुमन सैनी पार्षद। अच्छा, पदम सैनी की वाइफ ये खाली करवा रही है यहाँ, जो अपने रिश्तेदार है मिलने वाले उनके घरों में टैंकर पहुंच रहा है सरकारी, और लोग बेचारे प्यासे मर रहे हैं सारे लोग। इस कोने में पानी नहीं आता है बिल्कुल भी, यहाँ तक पानी खूब आता है आधे मोहल्ले में, और आधे मोहल्ले में पीने के लिए भी तरस रहे लोग। तो इन 2-3 गलियों के लिए पानी नहीं है बिल्कुल, और 2-3 गलियों में आता है टैंकर, घर घर में खाली हो रहा है रिश्तेदारों में। क्या कहते हैं वो कुछ आ रहा ही नहीं है सामने ही। हमने इसीलिए गाड़ी लगा के टैंकर को रोक रखा है कि सामने आए पार्षद, पर पार्षद नहीं निकल के आ रहा है। कब तक रोकोगे इस टैंकर को? जब तक रोकेंगे जब तक पार्षद नहीं आएगा यहाँ। पार्षद आके जवाब नहीं देगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पानी की समस्या को लेकर आंदोलन करेगी। पदाधिकारी जगदीश शर्मा ने बताया कि पूरे जिले में पानी के लिए लोग परेशान हैं। निजी टैंकर लगातार उपलब्ध हैं, लेकिन जलदाय विभाग के पास पानी नहीं है। इसी तरह चंबल के पानी को लेकर प्रमुख दल सिर्फ राजनीति करते हैं। इसके अलावा शहर में जगह जगह विशाल पाइपलाइन और टंकियों के कार्य का कोई नतीजा नहीं निकला। खैर, लेकिन कुल मिला के इसमें कोई दो राय नहीं है कि पानी की लेयर बहुत नीचे चली गई है, दूसरी लेयर लगभग समाप्ति की ओर है। और जैसा मेरे को जानकारी है कि 3 लेयर ही हैं, तीसरी और अंतिम लेयर समुद्र तट से जुड़ी हुई है, उस तक वहां पहुंचना संभव नहीं है। किंतु दूसरी लेयर हमारी अब समाप्त होने वाली है, यह लगभग क्राइसिस में। ऐसी स्थिति में अलवर में पानी की समस्या का निवारण केवल और केवल बाहर से आए पानी से ही हो सकता है, और उसका एकमात्र जो रास्ता है वो है चंबल का पानी अलवर में लाया जाए। हमारी वसुंधरा जी जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, या अशोक गहलोत जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, इन्होंने विधानसभा में जम के मेजें थपथपाई और तालियां बजवाई कि हम चंबल का पानी अलवर में लाकर देंगे। लेकिन स्थिति ये है कि दोनों ही बड़बोले निकले और केवल तालियां बटोरते रहे। इस संबंध में चंबल का पानी लाने के लिए उन्होंने कोई धरती पर काम नहीं किया, धरातल पर वो काम कहीं नहीं है। न जाने कब चंबल का पानी अलवर में आएगा और अलवर के लोगों की सुरक्षा में कैसे जानवरों की रक्षा की जाएगी, उन्होंने कुछ नहीं सोचा, कोई निर्देश नहीं दिए। ये खेदजनक स्थिति है। अलवर के मंत्री को, जो कि शहर के मंत्री भी हैं, अलवर शहर के पानी की समस्या को लेकर, सिरस्ता के पानी की समस्या को लेकर के ठोस कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन अभी कुछ भी ऐसा नजर नहीं आ रहा कि भाजपा की ये सरकार, भजनलाल जी की ये सरकार अलवर जिले में पानी के लिए कुछ भी कर रही हो। अच्छी तरह सबको याद होगा, वसुंधरा सरकार के समय 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम पानी की समस्या के हल के लिए अलवर भेजी गई। बड़े बड़े पाइप जमीन में खोद कर डाल दिए गए,
बिना इस बात की चिंता किए हुए कि इन पाइपों के लिए पानी कहाँ से आएगा, पर बंदरबांट हो गई, पैसा खर्च हो चुका, पानी आओ या ना आओ इससे किसी का कोई लेना देना नहीं। तो मेरा तो यही कहना है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने चंबल के पानी लाने के लिए पिछले साल पूरे तहसीलों में धरना दिया, अलवर शहर में भी धरना दिया, और अब हम कुछ ही दिनों बाद इसको मुहिम बना करके इस प्रथम प्राथमिकता चंबल के पानी को अलवर लाने की है। इसके लिए आंदोलन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी करेगी। उधर तेज गर्मी के दौरान अलवर शहर के हर वार्ड में पानी की समस्या गहरा गई है। हाल ही जलदाय विभाग के अधिकारी और वार्ड 13 के पार्षद घनश्याम सोनी के बीच गाली गलौज का ऑडियो वायरल हुआ था। इसे लेकर पार्षद ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और मिनी सचिवालय में महात्मा गांधी की मूर्ति के समक्ष आमरण अनशन की चेतावनी दी, साथ ही कार्रवाई की मांग उठाई। सोनी के अनुसार उनके वार्ड में 15 दिन में केवल 2 टैंकर पहुंचे, जबकि पास के वार्ड 12 में 12 से ज्यादा टैंकर पानी पहुंचाया गया। पार्षद ने इसे लेकर शहर विधायक और मंत्री संजय शर्मा के निजी सचिव मनोज शर्मा को अवगत करवाया है। साथ ही आरोप है कि जब वे अधीक्षण अभियंता के पास पहुंचे तो वहां भी अभद्रता की गई। गौरतलब है कि ये पार्षद सत्तारूढ़ दल भाजपा के हैं। मुझे ये मामला अभी संज्ञान में आया है, जैसे कुछ तो झगड़ा हुआ है लोकेशन पे, तो फिर उसकी हम जांच करवाएंगे और अगर जिसमें जो भी दोषी होगा तो उस पर हम स्पष्टीकरण प्राप्त कर लेंगे, तथा जो भी अभी जो इशू हुआ है जिसकी वजह से टैंकरों से सप्लाई बंद हुआ है और जो हो नहीं रहा है उसे तुरंत शुरू करवा देंगे। सर, मामला ऑडियो क्लिप का है जिसमें गाली गलौज की गई है लोक सेवक द्वारा। अभी जैसे वो जो ऑडियो क्लिप या वीडियो क्लिप है वो मेरे संज्ञान में अभी तक आई नहीं है, लेकिन मैं उसमें देख लूँगा और उसकी जांच भी करवा लेंगे, उसके बाद हम पूरी रिपोर्ट आपको दे देंगे। मेरे वार्ड की जनता बहुत त्रस्त है पानी से, और 15 दिनों से मेरे वार्ड में कोई टैंकर नहीं आ रहा। 26 तारीख को रात को उन्होंने कहा कि 4 टैंकर आपके घर पहुँच जाएंगे, आपके वार्ड में पहुँच जाएंगे। 27 तारीख को आए नहीं। मैंने उनसे कहा कि साहब जी अभी तक कोई टैंकर नहीं आया है तो आप टैंकर भिजवाएं, अन्यथा पब्लिक आपके निवास पर पहुंच जाएगी। तो उसने मुझको गाड़ी पकड़ना शुरू कर दिया। इसके बाद होने के बाद मैंने अपने मंत्री महोदय को फ़ोन किया था, उन्होंने उठाया नहीं। फिर उसके बाद मैंने मनोज जी को फ़ोन किया था, जिन्होंने वहाँ यहाँ गार्जियन के रूप में बैठा रखा है हमारे, उन्होंने फ़ोन उठाया था। उन्होंने कहा समझा दूंगा। कल कैरोल साहब के पास वो बैठे हुए थे, मुझको जानकारी मिली, मैं गया था तो उन्होंने मुझको चुप करा दिया। कैरोल साहब से मुझको मेरी पूरी बात कहने नहीं दी। अब पता नहीं संजय सिंह से इनका क्या नाता है, क्या रिलेशन है, मैं तो जानता नहीं, लेकिन संजय सिंह ने मुझको माँ की गाली दी है और मेरी कॉलर पकड़ी है। अनुशासनात्मक दंडनात्मक कार्रवाई चाहूँगा। मेरी मरी हुई माँ को गाली दी है, उसने मेरी कॉलर पकड़ी है, वरना यहाँ जी के महात्मा गांधी की मूर्ति है। प्रशासन को चेतावनी दे के नहीं और धूप में बैठूंगा, मर गया तो समस्त प्रशासन जिम्मेवार होगा। एसडीएम साहब के माध्यम से मैंने जो ज्ञापन दिया है, रात को मैंने इनको व्हाट्सएप छोड़ा था, उसकी प्रति में देने आया था, एसडीएम साहब को दे दिया है। अब एसडीएम साहब उनको दे देंगे और मैंने उनको प्रभारी सचिव के नाम दी, उनको ज्ञापन दिया है। शहर विधायक मंत्री से मैंने जितनी भी बार आज तक फ़ोन किया, उन्होंने मेरा कोई फ़ोन नहीं उठाया है। और जैसी मुझको सूचना मिली है कि महापौर भी ये कहता है कि हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, जबकि पूरे मीडिया में और क्या नाम से अखबारों में, प्रिंट मीडिया में और ये क्या नाम से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में खूब खबरें चल रही हैं। आयुक्त साहब तलाक को पता है, वो ये कहते हैं कि इतने सज्जन पार्षद को गालियां एक अधिकारी कैसे दे सकते हैं। साहब ये एक भी टैंकर ना आए अभी तक। मैं भी फोन कर देता हूँ 5 मिनट को। और सुन लो, अगर मेरे टैंकर चालू ना हुआ ना तो रात को 12 बजे आपका घर पे लाऊंगा सारा मोहल्ला को। देखो ये बोलता हूँ, जिंदगी की तुम्हारी पहली गलती है, मेरे काम है पहुँचाने का। अगर मोहल्ला को यहाँ लाऊंगा काम से पहले कई चक्कर पड़ जाओ तो समझ गए ना। ठीक है, यही कह रहा हूँ मैं, अच्छा नहीं यही कह रहा हूँ मैं तुमसे अभी। ठीक है साहब, ये रिकॉर्डिंग मेरे पास है, कर लो रिकॉर्डिंग कर लो और अच्छी तरह अपने पास रख लो, समझ गए ना। अब आएगा कि नहीं आएगा बताओ। कोऑपरेट करने का है ना, ज्यादा बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है मेरे से। तो आप मुझको कोऑपरेट कर रहे हो क्या? आप मुझको कोऑपरेट कर रहे हो? आप मुझको कोऑपरेट कर रहे हो क्या? आप मुझको कोऑपरेट कर रहे हो क्या? कोऑपरेट कर रहे हो क्या? कोऑपरेट कर रहे हो? बकवास किए जा रहे हो। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की कक्षा 10वीं का परिणाम बुधवार शाम को जारी हुआ। इस बार जिले में 93.48% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। वहीं ओसवाल उच्च माध्यमिक स्कूल का परिणाम 100% रहा। शिक्षण समिति के अध्यक्ष सहित पदाधिकारियों, निदेशक, प्राचार्य और स्टाफ सदस्यों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वालों का स्वागत किया। इन विद्यार्थियों को माला पहनाकर मिठाई खिलाई गई। आस्था अरोड़ा ने 97.5
50%, राहुल गुप्ता ने 96.50, नितेश कुमार ने 95.17 और कार्तिक गुप्ता ने 95% अंक प्राप्त किए हैं। विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली आस्था अरोड़ा ने बताया कि वह नियमित पढ़ाई करती थी। उपलब्धि का श्रेय स्टाफ और माता पिता को देने वाली आस्था यूपीएससी में चयनित होना चाहती हैं। My name is Mahek Gupta. I am from Oswald Public School and I scored 97.83% in 10th class. कैसा लग रहा है आपको? I'm feeling very nice and I'm very glad that I have scored that mark. To my parents and my teachers as well, they make me very best in my studies. I want to become an engineer. मैं श्री ओसवाल जैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ और मेरी इस साल बोर्ड परीक्षा में 97.50 बनी है और मैंने हिंदी मीडियम में टॉप किया। कैसा लग रहा है? बहुत ज्यादा अच्छा, बहुत बढ़िया। इसका श्रेय मैं स्कूल के सारे टीचर्स को, स्पेशली मेरे पेरेंट्स और जो मेरे फैमिली मेंबर्स, जो मेरी सिस्टर एंड सबको, जो मेरे फ्रेंड्स से भी काफी सपोर्ट किया और यहाँ के टीचर्स भी बहुत बढ़िया हैं। अभी आगे का ऐसा डिसाइड नहीं है, बट जैसे मैं ह्यूमैनिटीज ले रही हूँ 11th में, तो आगे में भी लॉ में जाऊँ या फिर यूपीएससी, वो देखते हैं अभी। ऐसा शेड्यूल नहीं बना था, बट आप ऐसा कंटिन्यूअसली पढ़ाई करो, चाहे आप डेली का 15 मिनट ही पढ़ो। ऐसे तो मैंने मे बी 2 आवर्स इतना पढ़ाई की होगी, तो मैंने मजे भी बहुत करे। उधर निदेशक विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि 10वीं के नतीजे में ओसवाल स्कूल के विद्यार्थियों ने सर्वोच्च अंक प्राप्त कर रिकॉर्ड स्थापित किया है। ओसवाल पब्लिक स्कूल की छात्रा महक गुप्ता ने 97.80 और ओसवाल हिंदी मीडियम स्कूल की छात्रा आस्था अरोड़ा ने 97.50% अंक प्राप्त कर टॉप किया है। इस वर्ष कक्षा 10 में 205 विद्यार्थियों में से 32 बच्चों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। साथ ही करीब 80% से अधिक विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। साथ ही स्कूल का परिणाम 100% रहा है। ओसवाल स्कूल के बच्चों ने रिकॉर्ड स्थापित किया है। ओसवाल पब्लिक स्कूल की महक गुप्ता ने 97.80 मार्क्स प्राप्त किए हैं, जो कि ओसवाल स्कूल की ये टॉपर बच्ची है। इसी तरह हिंदी मीडियम में आस्था अरोड़ा ने 97.50 स्टूडेंट्स अंक प्राप्त किए हैं। ओसवाल स्कूल में 32 बच्चों ने 90% से ऊपर अंक प्राप्त किए हैं और 205 स्टूडेंट्स इस एग्जाम में बैठे हैं और मुझे बहुत खुशी है कि सभी बच्चे 100% इसमें उत्तीर्ण हुए हैं। साथ ही लगभग 80% बच्चों ने फर्स्ट डिवीजन के अंक प्राप्त किए हैं। 205 बच्चों में से 160 बच्चे इसमें फर्स्ट डिवीजन पास हुए हैं। ओसवाल स्कूल का रिजल्ट पूर्व की भांति, सदैव की भांति, हमेशा की भांति टॉप रहा है और ओसवाल स्कूल के बच्चों ने रिकॉर्ड स्थापित लगातार किए जा रहे हैं। आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन ने 12वीं बोर्ड के साइंस, कॉमर्स एवं आर्ट्स में श्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। वहीं एक बार फिर 10वीं बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम देकर अपना परचम लहरा दिया है। विद्यार्थियों ने सफलता का श्रेय अपनी संस्था, गुरुजनों और माता पिता को दिया है। उधर एडवोकेट मगन सिंह सैनी ने सभी बच्चों को मिठाई खिलाकर और साफा पहनाकर उत्साहवर्धन किया। उन्होंने बताया कि संस्था के स्टूडेंट्स आरजू जहांगीर ने 97.33%, दीक्षिता शर्मा ने 97.61, पलक जैन ने 97.61, अंजलि माटा ने 93.33 और रागिनी जागीर ने 92.83% अंक पाए हैं। इसी तरह अनीशा सैनी ने 91.50, सोनिया कौर 91.50, दीपांशु जहांगीर ने 90.67, ईशु ओड ने 90.83 एवं निहारिका गुप्ता ने 90.33% अंक हासिल किए हैं। वहीं इंस्टीट्यूट के अधिकतर विद्यार्थी फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं। मेरा नाम आरजू जहांगीर है और मेरी 97.33% बनी है। स्कूल का टीचरों का बहुत बड़ा रोल रहा। अगर वो नहीं होते तो मेरे को नहीं लगता कि मेरी इतनी परसेंटेज बन भी पाती। पूरी साल ना करा हो तो मैंने बोर्ड की परीक्षा में बहुत ज़्यादा अध्ययन किया था। जिस दिन पेपर होता मैं पूरी रात नहीं सोई थी। खुशी तो हो रही है, सबसे ज़्यादा ये रही कि मेरे माता पिता को बहुत गर्व है मेरे पर। आपके पिताजी क्या काम करते हैं? मेरे पिताजी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कॉन्ट्रैक्टर है।
मेरा नाम पलक है, मेरी 97.17% मेरे रिज़ल्ट में स्कूल की जो महत्वपूर्णता थी बहुत ज़्यादा रही थी। इसमें टीचर्स ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, स्पेशली पुष्पेंद्र सर ने काफ़ी सपोर्ट किया, मोटिवेशन वगैरह काफ़ी सबने हेल्प की थी। दिन में 5-6 घंटे रेगुलर पढ़ाई करने से। पापा की शॉप है किराने का। बाकी बच्चों ने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने काफ़ी कि कर सकती है और मेहनत कर। रोज़ 5-6 घंटे पढ़ना इनफ है, खूब एंजॉय भी करो, पढ़ो भी और काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया। अलवर के ग्राम जावली में 2 मोटरसाइकिलों की भिड़ंत में बुआ की मौत हो गई और भतीजा गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार हल्दीना निवासी करण सिंह की 35 वर्षीय पत्नी वैजयंती अपने भतीजे के साथ बाइक पर टिटपुरी स्थित पीहर जा रही थी। रास्ते में तेज गति से आ रहे बाइक चालक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। इसके चलते वैजयंती की उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं भतीजे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतका के 2 बच्चे हैं और पति खेतीबाड़ी करता है। ये हल्दीना से जा रहे थे और इनका बुआ भतीजा जा रहे थे दोनों, और जाने के बाद ये रास्ता में तीसरी गाड़ी एक्सीडेंट उनने की है। ये इधर से जा रहे, वो उधर से आ रहे, कठुमर साइड से। ये तो बाइक पे थे? ये बाइक पे, वो भी बाइक है। वो एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट पे अब इसको फिर वहाँ लक्ष्मणगढ़ लाए। लक्ष्मणगढ़ डॉक्टर ने वो कर दिया, उनने यहाँ रेफर कर दिया। यहाँ ये कर लीजिए। एक्सपायर यहीं पे महिला क्या उम्र है इनकी? 35 साल। मृतक का नाम वैजयंती। ये कौन सी गाँव है? अपने पीर जा रही थी। कहाँ पे इनका? सलेमपुर। किशनगढ़ बास थाना अंतर्गत कोल गांव में सांड ने पति पत्नी को घायल कर दिया। घायल राम अवतार ने बताया कि गत देर रात वह और उसकी पत्नी कुंती देवी अपने आंगन में सो रहे थे। इसी दौरान वहां सांड घुस आया और उन्हें घायल कर दिया। परिजन दोनों घायलों को अलवर के जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। पीड़ितों ने प्रशासन से नंदी को लेकर कार्रवाई की मांग की है। मेरा नाम राम अवतार है, पुत्र प्रभाती लाल, ग्राम कोलगांव। एक आतंक सांड के से हम दोनों पति पत्नी घायल कर दिए। करीब रात को 1:30 बजे हम अपने आंगन में सो रहे थे, अचानक उसने हमला बोल दिया हमारे ऊपर, तो हम दोनों घायल हो गए। यहाँ राजीव गांधी रेफरल अस्पताल में हम भर्ती है। कहाँ के निवासी हैं आप लोग? कोलगांव के। उसने कम से कम 10 आदमी घायल कर दिए। अलवर शहर के अट्टा मंदिर क्षेत्र निवासी एक युवक ने फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। मृतक के परिजन हरिराम ने बताया कि मृतक हेमंत सिंह की उम्र 35 वर्ष थी। साथ ही वह 5 सालों से कैंसर से पीड़ित था। ऐसे में उसने खुदकुशी कर ली। कोतवाली थाना पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। हेमंत सिंह पुत्र श्री हरि सिंह, अट्टा मंदिर के पीछे। उनका कैंसर से पीड़ित था 4-5 साल से। ईश्वर से अपने जीवन लीला समाप्त कर। हम खाना देने गए थे, जब ये कहते रहता था, बीमार था ना। भारत विकास परिषद और चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से अलवर के ओसवाल स्कूल में आयोजित महिला एवं बाल संस्कार शिविर संपन्न हो गया। इस दौरान पदाधिकारियों द्वारा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। संयोजक मनीषा ने बताया कि 21 मई से शुरू हुए 10 दिन के निःशुल्क अभिरुचि प्रशिक्षण शिविर में अनुभवी प्रशिक्षकों ने ट्रेनिंग दी। इस दौरान नृत्य, एंकरिंग, ढोलक, ड्राइंग, पेंटिंग, मेहंदी, कुकिंग और सॉफ्ट टॉय आदि का प्रशिक्षण दिया गया। हमारे यहाँ ओसवाल स्कूल में भारत विकास परिषद की तरफ से 10 दिन का कैंप लगाया जाता है। ये 21 से स्टार्ट हुआ है और 30 तक लास्ट है। आज हमारे यहाँ प्रोग्राम है, तो आज हमारे यहाँ लास्ट डे है और सभी को यहाँ पे मेहंदी सिखाई गई है। डिजाइनर मेहंदी बनाना जो 10 दिन में बहुत अच्छे से इन्होंने बच्चों ने कवर किया है। 40 के समथिंग यहाँ बच्चे हैं। और वहीं परिषद के सचिव राधेश्याम ने आयोजन के बारे में जानकारी प्रदान की। इस मौके पर उन्होंने कार्यक्रम के उद्देश्य के बारे में बताया। भारत विकास परिषद चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से शिविर लगाया, महिला प्रशिक्षण बाल संस्कार शिविर लगाया जा रहा है, जो 19 और 20 तारीख को तो रजिस्ट्रेशन किया गया था। 21 से और 30 तारीख तक ये अलग अलग विधाओं के लिए इसमें एक्टिविटीज के लिए कार्य किया गया था। अब इसमें क्या है, आज इसका समापन है। 30 तारीख को उन बच्चों को कम से कम 450 बच्चे इसमें पार्टिसिपेट किया था, तो उनको सबको सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं और इस तरीके से ये प्रतिवर्ष लगाया जाता है ग्रीष्मकालीन।
भीषण गर्मी के दौर को देखते हुए विभिन्न संस्थाओं द्वारा लोगों को राहत प्रदान करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अलवर के अग्रसेन चौराहे के समीप ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के मंडलीय कार्यालय ने प्याऊ शुरू की है। वरिष्ठ मंडलीय प्रबंधक योगेश गुप्ता ने बताया कि अधिकारी, कर्मचारी और अभिकर्ताओं आदि के सहयोग से आमजन को शीतल पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है। वहीं समय समय पर मंडलीय कार्यालय द्वारा सामाजिक सेवा के कार्य किए जाते हैं। ओरिएंटल इंश्योरेंस बिजनेस ऑफिस अलवर के समस्त अधिकारी, कर्मचारी, अभिकर्ताओं और अन्य सहयोगियों के सहयोग से भयंकर गर्मी को देखते हुए जनमानस की सेवा हेतु जल सेवा प्रारंभ की गई है, ताकि इस भयंकर गर्मी में जनता को पानी के माध्यम से हल्की सी राहत प्रदान कर सके। अलवर जिला सैनी महासभा संस्थान को लेकर बढ़ रहे विवाद को लेकर शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज हुई है। इसमें बताया गया है कि यह संस्था वर्ष 1987-88 में पंजीकृत की गई थी। वर्ष 2019 में कुछ लोगों ने झूठा शपथ पत्र पेश किया कि इस नाम की कोई संस्था जिले में नहीं है। वहीं अलवर जिला सैनी महासभा संस्थान के नाम से नई संस्था का रजिस्ट्रेशन कराने के विरुद्ध ACJM प्रथम के आदेश पर शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज की गई। मुकदमे में धारा 420 सहित अन्य धाराएं शामिल है। यह भी आरोप है कि वर्ष 2019 में झूठा शपथ पत्र पेश कर नए संस्थान का रजिस्ट्रेशन पुरानी संस्था के नाम से ही करा लिया गया। अलवर जिला सैनी महासभा के नाम से एक पुरानी सैनी समाज की संस्था है, जो सैनी समाज के लिए उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए 1987-88 से कार्यरत है। इस संस्था का रजिस्ट्रेशन पंजीयन सहकारी सोसाइटी रजिस्ट्रार महोदय अलवर के यहाँ सन 1987-88 में करवाया हुआ है, जिसका रजिस्ट्रेशन पंजीयन क्रमांक संख्या 9/1987-88। उस संस्था का जो कार्यकाल था वो पूर्व से ही 1987-88 से ही अलवर जिले के विकास के लिए कार्य कर रही है। और समाज के ही कुछ जो लोग हैं जो पूर्व में भी इस समाज की संस्था के पदाधिकारी रहते हुए उन्होंने क्या किया कि साहब जो संस्था का जो विकास है उस विकास को आर्थिक रूप से परिवर्तित करने के लिए स्वयं को आर्थिक लाभ और समाज को आर्थिक नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से इन्होंने एक नई संस्था 20 जून 2019 को रजिस्टर्ड करवा ली है, निजी स्वार्थ देखते हुए उन्होंने। इसके अंदर सर अपने पूरन जी हैं, भगवत स्वरूप जी सैनी है, लक्ष्मण जी सैनी है, सीताराम जी है, हरभजन सैनी है, बाबूलाल सैनी है और अपने कृष्ण कुमार सैनी जी। समाज के ही लोगों ने समाज के ही हितों को स्वयं के खुद के लाभ को ध्यान में रखते हुए एक नई संस्था बना ली और उस संस्था को उन्होंने 2019 में माननीय रजिस्ट्रार साहब सहकारी समिति अलवर को मुखालते में रखते हुए उन्होंने ये सब बना ली। और ये जो परिवार है जो वर्तमान में अध्यक्ष महोदय श्री अनिल जी सैनी साहब जो हैं, उनकी जैसी जानकारी में आया उन्होंने इनके खिलाफ इनको बताया कि भैया ये तो अपनी पुरानी सैनी समाज की संस्था है और सैनी समाज के विकास के लिए कार्य कर रही है। और इन्होंने फिर अनिल सैनी जी के माध्यम से इनके खिलाफ एक हमने थाना शहर कोतवाली जिला अलवर के अंदर एक रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिस रिपोर्ट का थाना शहर कोतवाली ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है, जिसका FIR नंबर 497/2024 अलवर है, जिसमें परिवादी श्री अनिल कुमार जी सैनी साहब हैं और मुलजिम जो अभी मैंने बताया था पूरन जी सैनी जो पूर्व में अध्यक्ष हैं और उन्होंने समाज को मुखालते में रख करके इन्होंने गलत संस्था बनाई। तो इसका अनिल सैनी जी जो वर्तमान में अध्यक्ष महोदय हैं उनके माध्यम से इनका हमने थाना शहर कोतवाली में 497 नंबर की FIR अंतर्गत धारा 420, 467, 468 में FIR दर्ज हुई है। अनुसंधान माननीय कोतवाल साहब जो है वो खुद अपने स्तर पर इसकी जांच कर रहे हैं, क्योंकि एक सैनी समाज जो अलवर में काफी अच्छा समाज है, उस समाज के विकास में इन्होंने पर्सनल लाभ के लिए जो गलत किया है उसके जांच चल रही है और अब ये इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई पूरी करेंगे। हमें विश्वास है कि क्योंकि इसके अंदर सभी ही दस्तावेज इन्होंने फर्जी झूठा शपथ पत्र तक दिया है कि साहब हमारे इस संस्था के नाम से कोई संस्था नहीं है, जबकि ये संस्था 1987-88 से अलवर जिले में कार्यरत है।
और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एटीएल टीवी। जो लड़का आज तक हाथ में पेंसिल नहीं पकड़ा सीधे हाथ में, वो डायरेक्ट अपने हाथ में पेंस लिख रहा है। काम भी इतना अच्छा है, देख के बहुत सुंदर रहा है। ये तो लिख ही लेगा पक्का। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुर्जर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े।
ATL की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक ATL, मोबाइल नंबर 9414019207। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बात करते हैं मालाखेड़ा की, जहां ग्राम खरखड़ा में शिव महापुराण कथा के समापन पर गुरुवार को कथावाचक स्वामी कमलदास बापू की उपस्थिति में हवन हुआ, साथ ही विशाल भंडारा किया गया। वहीं पूर्णाहुति देने वालों में जीतू सिंह, बीना सिंह, लाल कंवर, बच्चू सिंह, केदार शर्मा, महंत आत्मदास महाराज और रूप सिंह आदि शामिल रहे। वहीं बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु भी उपस्थित रहीं। साथ ही श्री चित्रकूट धाम उत्तर प्रदेश से आई स्वामी कमलदास बापू की धर्मपत्नी ज्ञानवती देवी मिश्रा की मौजूदगी रही। किसानों के लिए लाल प्याज को लाल सोने के समान माना जाता है। ऐसे में प्याज के बीज को संभाल कर रखने में मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के किसान जुटे हुए हैं। कर्ण यानी बीज को तेज तापमान और लू से बचाने के लिए इसे किसान अपने मकानों में रख रहे हैं। साथ ही बीजों के आगे कूलर लगाया गया है। पृथ्वीपुरा निवासी लीला खान ने बताया कि वे 3 बीघा जमीन के कर्ण को 6 ट्रॉली में भरकर लाए हैं। इस प्याज के बीज में ही उनका जीवन है और पूरी कमाई इसी के पीछे है। खान ने कहा कि यह कर्ण सुरक्षित रहेगा, तभी लाल प्याज की बेहतर पैदावार होगी। अलवर करौली मेगा हाईवे पर सार्वजनिक निर्माण विभाग की जमीन पर अतिक्रमण कर वन विभाग 4 दीवारी करने में जुटा हुआ है। वहीं इस कार्य के लिए सड़क पर डाले गए पत्थर और बजरी दुर्घटना का सबब बन रहे हैं। मेगा हाईवे के निर्माण से पहले अन्य जिले की सड़क का संचालन बुर्जा गांव से होकर था। यह सड़क सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन है। वहीं अभी भी कई बार सड़क पर जाम लग जाने के बाद इस गांव से होकर ही वाहनों की आवाजाही होती है। राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार दादर पंचायत के ग्राम बुर्जा में खसरा नंबर 57/2147 का मालिकाना हक सार्वजनिक निर्माण विभाग का है। यह वन विभाग का राजस्व रिकॉर्ड में कोई लेखा जोखा नहीं है। इसके बावजूद अलवर वन विभाग की ओर से यहां नर्सरी का संचालन किया गया। यह पूरी भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग की है। नर्सरी के संचालन के बाद अब इसी भूमि पर वन विभाग की ओर से पक्की 4 दीवारी बनवानी आरंभ की गई है। उधर विभाग के सहायक अभियंता BL मीणा के अनुसार पिछले दिनों इसी सड़क मार्ग पर अतिक्रमण हटाकर इसे चौड़ा करने के साथ ही नाले का कार्य भी किया गया था। इसी मार्ग पर वन विभाग की नर्सरी स्थापित कर 4 दीवारी बनवाना गलत है और वन विभाग को पत्र लिखा गया है। एएन ने कहा है कि एक ओर तो वन क्षेत्र में सड़कों पर पैच वर्क भी नहीं करने दिया जाता, दूसरी ओर वन विभाग 4 दीवारी बना रहा है। उधर इसी गांव के रहने वाले महेंद्र कुमार, जितेंद्र कुमार और हरिओम सहित अन्य लोगों ने बताया कि निर्माण सामग्री के चलते कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। जमीन सरकारी दादागिरी किसी और की, यह हो रहा है बुर्जा गांव में, जहां सार्वजनिक निर्माण विभाग की ODR जो सड़क थी करीब 4 मीटर लंबी चौड़ी होती थी, ये आज उस सार्वजनिक निर्माण विभाग की ज़मीन पर वन विभाग की ओर से नर्सरी बनाकर उस पर 4 दीवारी का कार्य किया जा रहा है और वह भी नियम विरुद्ध गैर कानूनी तरीके से किया जा रहा है। इसको लेकर अब सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी और कर्मचारी लामबद्ध होने लगे हैं कि उस सड़क को संकुचित किया जा रहा है, जो भविष्य के लिए संकट खड़ा हो सकती है। अब देखना है कि इस सड़क पर किए जा रहे अतिक्रमण के प्रति आगे की क्या कार्रवाई होती है। मैं अवधेश सिंह, ATL न्यूज। अलवर में गुरुवार को जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ जार की जिला इकाई ने 4th वार्षिक स्मारिका विमोचन और पत्रकार सम्मान समारोह आयोजित किया। हिंदी पत्रकारिता दिवस पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि व्यवसायी उपेंद्र सिंह राठौड़, विशिष्ट अतिथि शिक्षाविद MPS चंद्रावत, एडवोकेट हरिशंकर गोयल, संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हरिवल्लभ मेघवाल और खेमचंद आर्य रहे। कार्यक्रम की शुरुआत धीरज कुमार ने बांसुरी वादन के साथ की। वहीं वक्ताओं ने कहा कि पत्रकार समाज और सत्ता के बीच धुरी का काम करता है। इस मौके पर स्मारिका का विमोचन हुआ, साथ ही अनेक पत्रकारों को प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। अंत में जिलाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह चौहान ने सभी का आभार व्यक्त किया। आज की तारीख में विश्व के लगभग सभी देश लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी को स्वीकार कर चुके हैं। डेमोक्रेसी में मैं जिस दिशा में आपको ले जाना चाहता हूँ, डेमोक्रेसी के 4 अंग हैं, आप सभी जानते हैं। उनमें से 3 अंग तो ऐसे हैं जो सत्तानिष्ठ है, सभी जानते हैं, चाहे जुडिशरी हो, चाहे विधायिका हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, सत्तानिष्ठ है। केवल 4था पार्टी ऐसा है जो सत्यनिष्ठ है, जिसमें कहीं न कहीं एक परिवर्तन की ललक है, परिवर्तन की चाह है। और इसीलिए अनेक दफा ये साथ भी रहते हैं, लेकिन उससे भी कहीं अधिक दफा इनमें कभी कभी वो भी हो जाता है, तकरार की स्थिति हो जाती है।
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मालाखेड़ा पर गुरुवार को रोगी खासे परेशान हुए। वजह यह है कि एक चिकित्सक कोर्ट एविडेंस में एवं दूसरे चिकित्सक मृतक का पोस्टमार्टम करने के लिए चले गए थे। इसके चलते सुबह 10:15 बजे तक रोगियों का उपचार शुरू नहीं हो पाया। उच्च अधिकारियों के निर्देश पर खंड मुक्त चिकित्सा अधिकारी लोकेश मीणा यहां पहुंचे और खुद रोग उपचार शुरू किया। गौरतलब है कि मौसमी जनित रोगों के मरीज इन दिनों बड़ी संख्या में आ रहे हैं। और अब खबर राजगढ़ से, जहां इंदपुरा स्थित मनसा धाम में श्रीमद् भागवत कथा जारी है। वहीं नवकुंडीय देवी महायज्ञ हो रहा है। इस दौरान आचार्य राधा किशोरी ने भगवान श्री राम एवं भगवान श्री कृष्ण के अवतारों का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि भगवान भक्तों की रक्षा और पापों को नष्ट करने के लिए अवतार लेते हैं। वहीं इस अवसर पर सचिव देवी सहाय, सरपंच राम अवतार सहित इंद्राज मीणा, नरसी, हरिनारायण, बाबूलाल, रामफूल, हरिकिशन और जयराम आदि उपस्थित रहे। मालाखेड़ा की खारेड़ा पंचायत में 3000 की आबादी के बावजूद पानी की व्यवस्था नहीं है। जल जीवन मिशन योजना के तहत घर घर लगाए गए नलों में फिलहाल सप्लाई नहीं हो रही है। ऐसे में निजी ट्यूबवेल पर पानी भरने के लिए लोग मजबूर हैं। इनमें राजपूत और जोगी मोहल्ला आदि इलाके शामिल हैं। मजबूरन लोग टैंकर भी मंगवा रहे हैं। उधर सहायक अभियंता हितेश कुमार ने बताया कि इस गांव में राइजिंग लाइन और सर्विस लाइन बिछाने का कार्य चल रहा है। वहीं कई जगह जेसीबी से खुदाई करने पर नलों की कनेक्शन लाइन कट गई और इससे परेशानी हो रही है। अलवर शहर की पुलिस लाइन भैरू का चबूतरा के पास 4 दिन से ट्यूबवेल ठप पड़ा हुआ था। इसे दुरुस्त करने की गुहार बुधवार की देर शाम उपखंड अधिकारी से की गई थी। यह ट्यूबवेल गुरुवार दोपहर में दुरुस्त कर पेयजल सप्लाई शुरू कर दी गई। क्षेत्र के निवासी मोहनलाल, यूनुस खान, राहुल सिंह, बालूराम और हरिओम आदि के अनुसार मोटर पंप एवं पाइपलाइन को 4 दिन पूर्व बाहर पटक दिया गया था। इसके चलते पूरे क्षेत्र में पानी का संकट बना हुआ था। एसडीएम प्रतीक चंद्रशेखर जुईकर के निर्देश पर ट्यूबवेल की पाइपलाइन और समरसेबल पंप को दुरुस्त करके पेयजल सप्लाई शुरू कर दी गई है। और यहाँ लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए एटीएल टीवी। जो लड़का आज तक हाथ में पेंसिल नहीं पकड़ा सीधे हाथ में, वो डायरेक्ट अपने हाथ से पेंस लिख रहा है। काम भी इतना अच्छा है, देख के बहुत सुंदर रहा है। ये तो लिख ही लेगा पक्का। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुर्जर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर।
सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। गर्मी के तीखे तेवर को देखते हुए नौगांवा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मरीजों एवं उनके परिजनों को स्टाफ ने ठंडाई पिलाई। इसके लिए यहां स्टॉल लगाई गई थी। नर्सिंग ऑफिसर पवन ने बताया कि नौतपा में तेज गर्मी पड़ रही है, ऐसे में राहत देने के लिए ठंडाई वितरित की गई। इस दौरान सीएससी चिकित्सा अधिकारी सुनील गुप्ता, पवन, आदित्य, जीतू और पुष्पेंद्र आदि मौजूद रहे। आज सीएचसी नौगांवा पर ताप, लू और गर्मी को देखते हुए सभी स्टाफ की तरफ से सीएचसी के परिसर में ठंडा पानी, शरबत का वितरण किया गया है, जिसमें सभी मरीजों के परिजन हैं, उन्होंने शरबत पिया है, उसका लाभ उठाया है और गर्मी देखते हुए सभी स्टाफ का हमारा इसमें सहयोग रहा है। ज़्यादा गर्मी होने के कारण उल्टी, दस्त और जी मसला नाम की बहुत समस्याएं हो रही है और लगभग 150 से 200 मरीज लगभग इसी चीज़ के आ रहे हैं। इसलिए सभी से निवेदन है कि जब भी घर से बाहर निकलें, पानी पीकर निकलें। छाछ, दही, कैरी पानी, नींबू पानी, खरबूज, तरबूज, लिक्विड पदार्थ जो होता है जितना ज़्यादा ले सके उतना लें। सप्ताह में हर गुरुवार को नया मस्ट्रोल जारी करने के लिए मजदूरों का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। इसके लिए अकबरपुर ग्राम पंचायत में मनरेगा श्रमिक पहुंचे। ग्राम विकास अधिकारी शिवलाल यादव ने बताया कि काली खोल रोड पर जोहड़ खुदाई में 52 मजदूर लगे हुए थे। अब अन्य मजदूरों का रजिस्ट्रेशन भी किया गया है। इसके अलावा गर्मी को देखते हुए मजदूरों का समय बदला गया है। आज बृहस्पतिवार होने के कारण मनरेगा के जो कार्य हैं उनकी अवकाश होता है, लेबर की छुट्टी होती है और बृहस्पतिवार के रोज कार्यालय पर आके यहाँ ग्राम पंचायत पे वो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं अगली मस्टोर के लिए। और अभी फिलहाल हमारे पास एक काम चल रहा है जो खुदाई कार्य काली डूंगरी अकबरपुर के नाम से, जिसमें 52 लेबर काम कर रही है। आज मस्टोर का अंतिम दिन है, कल से नई मस्टोर हमारी इशू हो जाएगी। समय परिवर्तन तो समय अभी 24 तारीख से पहले तो जो हमारा समय था वो था 1 बजे तक का लेबर का। अब गर्मी के जो मौसम को देखते हुए गवर्नमेंट ने सुबह 5:30 बजे से 12:30 बजे तक इनका लेबर का समय रखा है। अकबरपुर कस्बे में भीषण गर्मी के चलते लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। साथ ही बाजारों में पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ है। गर्मी तेज होने की वजह से कूलर पंखे भी फेल होते नजर आ रहे हैं। हालांकि 2 जून तक बरसात और तेज आंधी चलने की संभावना भी जताई जा रही है। वहीं दुकानदारों ने बताया कि नौतपा में दुकानों पर ग्राहक नहीं पहुंच रहे हैं। बहुत तेज गर्म मिजाज हो रहा है मौसम का और इतना टेम्परेचर कि बाहर सांस लेने में भी दिक्कत आ रही है। पानी इतना गर्म है उसको पिया भी नहीं जा रहा, बिजली समय पर नहीं आ रही, क्या करें। बहुत बुरी मुसीबत हो रही है। ईश्वर की लीला जैसे भी बहुत रहे हैं। ग्राहक आ रहे हैं या नहीं आ रहे? ग्राहक कोई सूनापन हुआ पड़ा, कोई न कोई ग्राहक है न कुछ। तेज गर्मी के चलते वन्य जीव जंगल से गांव की ओर आ रहे हैं। अकबरपुर में भी यह स्थिति देखी जा सकती है। गर्मी से राहत के लिए लंगूर घर में घुसकर बैठ जाते हैं।
सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम पहुंची तो लंगूर वहां से भाग गया, लेकिन गुरुवार को फिर उसी घर में आकर छिप गया। साथ ही यह लंगूर लोगों को काटने को दौड़ रहा है। ऐसे में इसके रेस्क्यू की मांग उठाई गई है। राजगढ़ कस्बे के बारलाबास निवासी छात्रा दिव्या जांगीर ने 10वीं बोर्ड में 99.17% अंक हासिल कर नाम रोशन किया है। इस छात्रा के पिता हरिकिशन जांगीर फर्नीचर बनाने का कार्य करते हैं, वहीं माता सुनीता जांगीर गृहिणी हैं। शानदार अंक आने के बाद यहां मिठाई वितरित की गई। दिव्या ने अपनी सफलता का श्रेय गुरुजनों और माता पिता को दिया है। वह चिकित्सक बनना चाहती है। यह छात्रा पढ़ाई के साथ ही पेंटिंग में भी रुचि रखती है। मेरा नाम दिव्या जांगीर है और मेरे पिता का नाम श्री किशन जांगीर है। मेरी 10th बोर्ड RBSC में 99.17% मार्क्स आए हैं और इसका पूरा श्रेय मैं अपने टीचर्स और पेरेंट्स को देना चाहूँगी। मैंने स्टार्टिंग से इतनी अच्छे से पढ़ाई नहीं की, पर धीरे धीरे जब मुझे पता चला कि मुझ में पोटेंशियल है तो मैंने सोचा कि उसको अनलॉक करते हैं। तो जैसे ही मैंने स्टार्ट किया पढ़ाई करना तो मुझे लगा कि ईजी तो है, बट मैं स्टार्टिंग से नहीं कर रही थी। तो टू ऑल द स्टूडेंट्स जितने भी मेरे जैसे हैं या फिर जो भी एवरेज हैं, तो पोटेंशियल सब में है और सब लोग टॉप कर सकते हैं। तो उनको अपनी बस फुल मेहनत करनी है और अच्छी गाइडेंस उन्हें मिल जाए, अच्छे टीचर्स मिले तो बस वो भी टॉप कर सकते हैं। और मुझे फ्यूचर में डॉक्टर बनना है एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू डू इट। और मैंने जितनी भी मेहनत की उसमें सबसे ज़्यादा मेरे टीचर्स का श्रेय है, क्योंकि टीचर्स ने मुझे इतना गाइड किया, मतलब हर चीज़ जैसे एग्ज़ाम में आने की नहीं होती, तो उन्होंने मुझे वो चीज़ें बताई जो सच में बहुत ज़्यादा मेरे लिए हेल्पफुल थी, मुझे लगता है। तो उनका बहुत ज़्यादा इसमें हाथ था। पढ़ाई के अलावा मेरी आर्ट में बहुत ज़्यादा रुचि है, मतलब ड्राइंग में, स्केचिंग में, पेंटिंग में या फिर क्राफ्टिंग में, इन सब में मेरी बहुत रुचि है। राजगढ़ कस्बे के गोविंद देवजी बाजार स्थित लक्ष्मी बाल विद्या मंदिर में कक्षा 10 में श्रेष्ठतम अंक लाने वालों का सम्मान किया गया। उन्हें तिलक लगाने के साथ ही माला पहनाई गई। संस्था के निदेशक मदन लाल शर्मा ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी श्रेष्ठतम परिणाम रहा है। उधर यहाँ मौजूद खेम सिंह आर्य ने भी विद्यार्थियों का हौसला बढ़ाया। इस अवसर पर ओम प्रकाश मुखीजा, गणपत माहेश्वरी, उत्तम चंद जैन, सुनीता शर्मा, प्रगति शर्मा, लालचंद सैनी और रोशन लाल सैनी आदि मौजूद रहे। राजगढ़ के ग्राम सकट स्थित PM श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर सहित कई स्थानों पर परिंदे बांधे गए हैं। सकट चौथ माता मंदिर के महंत शरद पाराशर की मौजूदगी में छात्र छात्राओं ने 21 परिंदे लगाए, साथ ही रोजाना इनमें पानी भरने का संकल्प लिया। इस मौके पर दिनेश चंद सैनी, राजेंद्र मीणा, गंगा साई मीणा और गुरु साहे सैनी आदि उपस्थित रहे। बड़ौदा में कस्बे के लक्ष्मणगढ़ रोड स्थित श्री सूरजमल स्कूल और सुनील रेडीमेड शॉप के पास शरबत की प्याऊ लगाई गई है। यहाँ मौजूद आकाश कुमार ने बताया कि ग्रामवासियों के सहयोग से यह कदम उठाया गया। इस दौरान राहगीरों को ठंडा शरबत पिलाया गया। यहाँ आकाश, कर, मनोज, रवि, महेंद्र, गुरु, विजय, लोकेश मित्तल और महावीर प्रसाद गर्ग आदि उपस्थित रहे। बड़ौदा में कस्बे में बुधवार को तहसील परिसर में रात्रि चौपाल आयोजित हुई। इस दौरान बिजली और पानी के मुद्दे छाए रहे, साथ ही अधिकारियों को ज्ञापन देकर अवगत कराया गया है। इस दौरान अनेक ग्रामीण उत्तेजित भी नजर आए। साथ ही समस्याग्रस्त क्षेत्रों में टैंकरों से पानी पहुंचाने पर विचार हुआ। इसके लिए जलदाय विभाग द्वारा नगर पालिका को भुगतान किया जाएगा। वहीं बिजली कटौती कम करने एवं पुराने तार बदलवाने का भरोसा दिलाया गया। चौपाल के दौरान उपखंड अधिकारी, तहसीलदार और नगर पालिका EO के अलावा नगर पालिका अध्यक्ष सुमन रूपचंद आदि मौजूद रहे। ये जो रात्रि चौपाल आज बड़ौदा में रखी गई थी और जो मुख्य समस्या थी वो पानी और बिजली को लेकर थी और इनकी समस्या वास्तविक भी थी। कई बार हम इसका फील्ड में मुआयना भी किया था, मौके पर आए भी हैं। तो एक तो गर्मी के मौसम में डिमांड भी बढ़ गई, चाहे पानी की हो या बिजली की हो। कुछ जो समस्याएं थी मानवीय रूप से भी आई थी, जैसे आगे वाले थे वो बड़े टैंकों में पानी को रख रहे हैं, पीछे वाले को नहीं पहुंच पा रहा है। तो चौपाल में सभी ने मिलकर के अपने अपने सुझाव भी दिए, तो किस प्रकार इसका समाधान हो सकता है और प्रशासन उन पर किस प्रकार अमल करे। सभी ग्रामवासी यहाँ जो उपस्थित हुए सभी ने अपने सुझाव भी बताए किस प्रकार व्यवस्था की जाए। जहाँ नहीं पहुँच रहा है पानी उसके लिए हमने टैंकर की व्यवस्था के लिए PHED वालों ने बताया और एक रेट जो उन्होंने निर्धारित कर रखी है, उस रेट पर यदि टैंकर नगर पालिका डलवा सकती है तो उसका भुगतान PHED वाले कर देंगे। और उस टैंकर की व्यवस्था वहाँ की जिस वार्ड में जाएगा, जिन लोगों के पास पानी नहीं पहुँच रहा है, तो वहाँ स्तर पर एक कमेटी बनाएंगे जिससे कि उसकी सही मॉनिटरिंग हो सके कि कहीं गलत टैंकर
या टैंकर का दुरुपयोग ना हो और सही पानी पहुँचे और मापदंडों अनुसार पानी पहुँचे। राजस्व से संबंधित किसी का नामांतरण की, पैमाइश की, बंटवारे की इत्यादि पर चर्चा हुई, लेकिन उससे संबंधित समस्या नहीं आई, क्योंकि मुख्य समस्या फिलहाल तो बिजली और पानी, और प्रशासन पूरा इस पर काम करेगा और जनता का भी सहयोग इसमें अपेक्षित है, क्योंकि बिना उनके सहयोग की सफलता नहीं मिल पाएगी। तो पूरे लोग यहाँ मिलकर के काम करेंगे और ये समस्या जो है अभी गर्मी के मौसम को, उसको हमें विश्वास है कि हम इसको समाधान कर लेंगे। थानागाजी कस्बे के प्रतापगढ़ रोड स्थित मकान में गत देर शाम मां बेटे के शव मिले हैं। थानाधिकारी राजेश मीणा ने बताया कि मृतकों के परिजन भूपेश शर्मा कार्य से जब इनके घर पहुंचे तो अलग अलग चारपाई पर संती देवी और उनके पुत्र साधु राम को मृत पाया गया। इसके बाद पुलिस उपाधीक्षक सुगढ़ सिंह भी यहां पहुंचे। पुलिस मौत के कारणों का पता लगाने में जुटी है। को करीबन 6-7 बजे हमारे को सूचना मिली थी कि सिंह कॉलोनी है जयपुर रोड पर थानागाजी में, वहाँ पे एक महिला है जिसकी उम्र करीब 80 साल है, उनका लड़का है उसकी उम्र करीबन 40 साल है, जो मृतावस्था में थे। जिनकी डेड बॉडी देखकर हमने हमारे श्रीमान एसपी साहब अलवर से निवेदन करके स्पेशल टीम भी मंगवाई थी, टीम भी आई थी, लेकिन प्रथम दृष्टया दोनों का कोई न कोई जहरीली पदार्थ खाने से उनकी डेथ हुई है। फिर भी मेडिकल बोर्ड से उनका पोस्टमार्टम कराकर आगे कार्रवाई जारी है। थानागाजी में युवती के साथ दुष्कर्म के आरोप सामने आए हैं। पीड़िता के अभिभावकों ने मामला दर्ज करवाया है। पीड़ित ने बताया कि वह अपनी पत्नी को दिखाने के लिए जयपुर गया था। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला उनका रिश्तेदार घर में घुसा और बेटी के साथ दुष्कर्म किया। जब पीड़िता की छोटी बहन यह देखकर चिल्लाई तो आरोपी मौके से फरार हो गया। उधर थानाधिकारी राजेश मीणा ने बताया कि शीघ्र ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसने आया, कमरा बंद किया, मेरे साथ जबरदस्ती करने लगे। कौन था आरोपी? देविंदर पड़ोस। जयपुर गया हुआ तो दिखाने के लिए, पीछे में बच्ची थी तो उससे घर में बढ़ के गलत काम किया है। कौन है आरोपी? देविंदर है जी, लीला राम का लड़का। क्या लगता है तुम्हारा? वैसे बेटा ही लगता था। वैसे मेरे पास में एक रिपोर्ट आई थी, नाबालिग बच्ची के साथ में दुष्कर्म हुआ है, जिस पर हमने मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उसका मेडिकल करवा रहे हैं। और जो देवेंद्र है वो मौके से फरार है, उसके लिए हमने हमारे मुखबी और टीम बना रखी है, उसको जल्दी अरेस्ट करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी। थानागाजी की ज्योति एकेडमी ने 10वीं बोर्ड में सर्वश्रेष्ठ अंक लाने वालों के सम्मान में जुलूस निकाला। संस्था निदेशक चंद्रशेखर सैनी ने बताया कि विद्यालय के आदित्य महलावत, शामिका पंचोली, जहनवी शर्मा, अजय शर्मा, अमर सिंह और हर्षिता ने थानागाजी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त किए थे। उनके सम्मान में जुलूस निकाला गया है। इस दौरान जगह जगह ग्रामीणों ने स्कूल के शिक्षकों एवं छात्र छात्राओं का पुष्प वर्षा कर अभिनंदन किया। कोटपुतली बहरोड क्षेत्र के पनियाला पुलिया पर बस और ट्रक की टक्कर की सूचना के बाद मौके पर कई अधिकारी पहुंचे। इनमें दमकल, पुलिस और चिकित्सा आदि से जुड़े कार्मिक शामिल थे। दरअसल यह एक रिहर्सल थी। इसके तहत बस में लगी आग को दमकल कर्मियों ने बुझाया और घायल सवारियों को बीडीएम अस्पताल में पहुंचाकर उपचार दिया गया। इस मॉक ड्रिल के दौरान जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल और पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा भी उपस्थित रहीं। जिला कलेक्टर के अनुसार यह जिला राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है और आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। ऐसे में विभिन्न विभागों की सक्रियता को परखा जा रहा है। खैरतल के इंदिरा हैप्पी स्कूल की स्थापना स्वर्गीय डॉक्टर MP खुराना ने की थी। उनके विचार और अनुभवों को साथ लेकर यह संस्थान लगातार श्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहा है। 12वीं के बाद अब 10वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम में भी 98% अंक प्राप्त कर विद्यार्थियों ने धाक जमाई। वहीं स्कूल प्रांगण में उनका स्वागत किया गया। इस दौरान संस्था निदेशक पंकज खुराना ने सभी बच्चों और अभिभावकों को बधाई दी। 10वीं बोर्ड में छात्रा रिया भुरानी ने 98% अंक प्राप्त किए हैं। वहीं अन्य होनहारों का भी श्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। जिला प्रभारी सचिव नकाते शिव प्रसाद ने बुधवार को खैरतल स्थित सैटेलाइट हॉस्पिटल और विद्युत सब स्टेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने हीट स्ट्रोक से पीड़ित मरीजों का हालचाल जाना। इसके अलावा साफ सफाई रखने के भी निर्देश दिए। साथ ही कई अन्य हिदायतें दी। साथ ही GSS में आमजन को सुचारू रूप से विद्युत उपलब्ध कराने के लिए दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुरेंद्र सिंह यादव, उपखंड अधिकारी मूलचंद लोनिया, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अरविंद गेट और अधीक्षण अभियंता मनोज गंगावत आदि उपस्थित रहे। खैरतल में भगवान लक्ष्मी नारायण मंदिर की स्थापना के 75 वर्ष पूर्ण होने पर बुधवार की शाम जुलूस निकाला। महंत शशि भूषण मिश्रा ने बताया कि दातला बाईपास रोड स्थित लाडली महल से बैंड बाजों के साथ महिलाओं ने यह जुलूस निकाला। मंदिर पहुंचने पर भगवान लक्ष्मी नारायण को न्यौछावर एवं 51 भेंटें अर्पित की गई।
10वीं बोर्ड में भिवाड़ी, कोटकासिम और टपुकरा क्षेत्र के बच्चों ने श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। टपुकरा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्रा बरखा ने 94% अंक हासिल किए हैं। प्रिंसिपल नीलम यादव ने बताया कि परिणाम 100% रहा। उधर कोटकासिम तहसील के जोड़िया स्थित सरस्वती विद्यालय में 10वीं की परीक्षा में विपुल यादव ने 93.67% अंक हासिल किए, जबकि जानवी, मनीषा और वंशिका यादव ने भी उच्च अंक पाए हैं। निदेशक चंद्रशेखर यादव ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। भिवाड़ी के फूलबाग थाना अंतर्गत रीको चौक पर गैस सिलेंडर फटने से चाय की दुकान में बैठा करीब 12 वर्ष का एक बालक जिंदा जल गया। वह दुकान में रखे फ्रिज के नीचे दबने से दुकान से बाहर नहीं निकल पाया। घटना के समय उसके पिता दुकान का सामान लेने के लिए गए थे। उधर दुकान में सिलेंडर फटने से पास स्थित बिजली के ट्रांसफार्मर में भी आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। रीको चौक भिवाड़ी पर एक थानागाजी का रहने वाला था एक व्यक्ति जो चाय का दुकान करता था, जो चाय देने बाहर चला गया था। पीछे से बच्चा सो रहा था तो शॉर्ट सर्किट से कोई आग लगना बता रहे हैं, खोखे में आग लग गई चाय के में, जिससे गैस सिलेंडर ने आग पकड़ ली और गैस सिलेंडर में विस्फोट हो गया, जिससे सोते हुए बच्चे की मृत्यु हो गई जलने से। बच्चे के पोस्टमार्टम करवा करके और उसके अंतिम संस्कार हेतु परिजनों को लाश सुपुर्द कर दी गई। बच्चे कितनी उम्र का था सर? बच्चा ऋतिक 7 साल का था। उसके माँ बाप यहीं रहते फिलहाल? हाँ, माँ बाप यहीं रहते। गुरुवार को सरिस्का बाग परियोजना में फिर खुशखबरी सामने आई। बाघिन ST 12 के साथ एवं बाघिन ST 22 के साथ 4 और शावक नजर आए। अब बाघों का कुनबा 35 से बढ़कर 40 पर पहुंच गया है। इनकी सुरक्षा एवं निगरानी बढ़ा दी गई है। वहीं वन मंत्री संजय शर्मा ने भी बधाई दी है। बुधवार को भी बाघिन ST 27 2 नए शावकों के साथ दिखी। गौरतलब है कि सरिस्का में पर्यटकों की संख्या में भी लगातार इजाफा होने की संभावना है। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। जानलेवा बनी हीट वेव के बीच भर्ती हुए 6 लोगों में से एक ने तोड़ा दम। जिला अस्पताल के लूताब घाट वार्ड में जारी है इलाज। जिला अस्पताल में बार बार बिजली गुल होने से मरीज और परिजन हुए बेहाल। इमरजेंसी सेवाओं के बावजूद बने हालात। IG ने मतगणना तैयारियों सहित अन्य मुद्दों को लेकर किया दौरा। वहीं क्राइम मीटिंग में साइबर क्राइम पर सख्त अंकुश की दी हिदायत। और चुनाव परिणाम की तारीख निकट आने के साथ कयासों ने फिर पकड़ा जोर। जीत हार के दावे कर समर्थक गिना रहे हैं कारण। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।